चलिए जी, क्लास करते हैं शुरू। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारी काइंड ऑफ सेकंड डेमो क्लास है जी, आज अकाउंट्स की। लास्ट क्लास में हमने बेसिक बेसिक चीज़ें कुछ समझी थी। ये समझा था कि क्या रिकॉर्ड करना है, किन टर्म्स में रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद फिर हमने ये समझा था कि कहाँ रिकॉर्ड करना है। तो जर्नल के फॉर्मेट से भी मुलाकात कर ली थी, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट की ऑपरेशनल वर्किंग भी हमने समझ ली थी। तो उसके बाद हमने ये समझा था कि जर्नल एंट्री को बनाने का जो प्रोसेस है उसमें टोटल 3 स्टेप्स हैं: आइडेंटिफिकेशन, कैटेगराइजेशन और एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल्स। तो अभी तक स्टेप 1 और स्टेप 3 के बारे में तो हमने कोई चर्चा नहीं की है। स्टेप 2 हमने स्टार्ट किया था कल, और स्टेप 2 के अंदर कल हमने पहली पहली कैटेगरी यानी कि रियल कैटेगरी में ओनली एंड ओनली एसेट्स आते हैं, ये समझ लिया था। और उसके बाद एसेट्स क्या होते हैं ये भी समझ लिया था जी। एसेट्स भी समझ लिया था, वर्सेस गुड्स भी समझ लिया था जी कि गुड्स क्या होते हैं। एसेट और गुड्स के बीच में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। एसेट वो सारे चीजें, वो सारे सामान, वो सारी वस्तुएं जो हमने खरीदी हो, किस पर्पस से, इस्तेमाल करने के पर्पस से। जिसे बिजनेस में हमें इस्तेमाल करना हो, बिजनेस में हमें उससे बेनिफिट लेना हो, उन सबको हम एसेट बोलते हैं। और गुड्स वो चीजें होती हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करने के पर्पस से नहीं बल्कि बेचने के इंटेंशन से लाते हैं, जिसमें हम रोजमर्रा की जिंदगी में डे टू डे लाइफ के अंदर बिजनेस डीलिंग करते हैं। उन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं जी, गुड्स बोलते हैं। एक जूते बेचने वाले के लिए जूता जो है वो गुड्स है, जबकि दुकान का काउंटर उसके लिए एसेट है। काउंटर बेचने वाले के लिए काउंटर गुड्स है, और दुकान में लगा एसी उसके लिए एसेट है। एसी बेचने वाले के लिए एसी गुड्स है, और उसकी दुकान में लगा शटर जो है वो उसके लिए एसेट है। तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सब लोगों को, जो भी अपन ने लास्ट क्लास में किया था, आप सब लोगों को वो ठीक से समझ में आ गया होगा। उसी के साथ साथ मैंने आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि अगर पॉसिबल हो तो क्लास 1 और क्लास 2 जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स हैं वो आप जरूर देख कर आएँ, क्योंकि वो भी हमने थोड़े दिन पहले ही जो डेमो लिए थे उन्हीं के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। और वो दोनों क्लासेस देखने से आपको सारी चीज़ें जो मैंने कल क्लास में डिस्कस की थी वो सारी चीज़ें और भी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए थी। ठीक है जी। तो इसके बाद आज हम बढ़ते हैं जी आगे। तो एक कैटेगरी हमने कर ली है, रियल कैटेगरी हमने कर ली है, और साथ साथ हमने ये भी समझ लिया है कि रियल कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ एसेट्स की जगह है। अब हमें बाकी की 2 कैटेगरीज करनी है। तो बाकी की 2 कैटेगरीज में जो अगली कैटेगरी हम लोग करने वाले हैं वो है जी पर्सनल कैटेगरी। अगली कैटेगरी जो हम करने वाले हैं वो है पर्सनल कैटेगरी। पर्सनल कैटेगरी के अंदर टोटल 3 चीजें आती हैं जी। पर्सनल कैटेगरी में टोटल 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला नेचुरल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है जी। ये 3 चीजें आती हैं पर्सनल के अंदर, और अब इन तीनों को हमें डिटेल में समझना है। ठीक है जी, बेहद आसान है। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल पर्सन की। तो नेचुरल पर्सन का मतलब है जी सारे ह्यूमन बींग्स, सारे ह्यूमन बींग्स। ठीक है जी। जब भी हमारा बिजनेस किसी दूसरे ह्यूमन बींग के साथ डील करता है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने महेश जी को उधार पर माल बेचा, तो जी इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय मुझे महेश जी का अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे महेश जी से पैसे लेने हैं, ये बात मुझे ध्यान रखनी है, इसलिए मैं महेश जी का अकाउंट खोलूंगा। तो जब महेश जी का मैं अकाउंट खोलूंगा तो वो किस कैटेगरी में खुलेगा, वो पर्सनल कैटेगरी में खुलेगा जी। सारे ह्यूमन बींग्स के अकाउंट पर्सनल कैटेगरी में आते हैं। नेचुरल पर्सन, सारे के सारे नेचुरल पर्सन पर्सनल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी। तो राम, श्याम, सीता, गीता, आप, मैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स के अकाउंट हैं वो सभी के सभी किस में आएंगे, नेचुरल पर्संस, सारे के सारे पर्सनल कैटेगरी में आएंगे। अब आते हैं जी दूसरी तरफ। सर आर्टिफिशियल पर्सन क्या है। आर्टिफिशियल पर्सन में आती हैं सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस, सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस। अगर एक बिजनेस किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे
हमारे इंस्टीट्यूट में विनायक कॉमर्स, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हम समय समय पर काउंसलिंग सर्विसेज भी देते हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में हमें बुलाया जाता है कि आप अपनी काउंसलिंग सर्विसेज हमें दीजिए। स्कूल्स में हम लोग जाते हैं बच्चों को सीए के कोर्स के बारे में बताने के लिए डिटेल के अंदर, करियर ऑप्शंस के बारे में, कॉमर्स में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं आगे, इनके बारे में डिटेल में समझाने के लिए, बताने के लिए स्कूल्स के अंदर जाते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं। तो वहाँ जी हम लोग फ्री में नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग जाने का, काउंसलिंग सेशन लेने का चार्ज लेते हैं, पैसा लेते हैं। लेकिन वो पैसा हम किसी व्यक्ति से नहीं लेते, हमें वो ऑर्गेनाइजेशन पैसा पे करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है XYZ नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने हमें बुलाया काउंसलिंग सेशन के लिए, 2 घंटे के काउंसलिंग सेशन के लिए हमने उनसे कुछ चार्जेस लिए। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रही है? यहाँ पर ट्रांजैक्शन हमारे इंस्टीट्यूट और एक दूसरे व्यक्ति नहीं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो रही है। तो यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय हो सकता है हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का भी अकाउंट खोलना पड़े, और उस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट जब हम खोलेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट जब हम खोलेंगे, तो उसे कहा जाता है जी आर्टिफिशियल पर्सन, और वो किस कैटेगरी में आता है? पर्सनल कैटेगरी में आता है। इसके लिए मैं एक बहुत साधारण सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस से आपने 2 लाख रुपए निकाले और पीएनबी बैंक में जमा कर दिए जी। 2 लाख रुपए बिजनेस ने पीएनबी बैंक में जमा किए हैं। ये है हमारा बिजनेस और ये है जी पीएनबी बैंक। तो हमारे बिजनेस ने 2 लाख रुपए पीएनबी बैंक में जमा किए हैं। 2 लाख रुपए का कैश बिजनेस ने पीएनबी बैंक में जमा किया है। तो मुझे बताइए, क्या ये एक फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है? तो जवाब होना चाहिए हाँ, ये एक फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है। दूसरा क्वेश्चन, क्या इसमें बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट है? तो जवाब होना चाहिए हाँ, इसमें बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट है। तो क्या हमें इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा? तो हाँ जी, ये रिकॉर्ड करने योग्य है, रिकॉर्ड करने लायक है। इसे हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करते समय हमें कैश का अकाउंट भी खोलना पड़ेगा, और हमने पैसे किस ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं? पीएनबी। यहां हमने किसी व्यक्ति को पैसा नहीं दिया है, हमने पीएनबी बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया है। तो जी बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन होने के चलते आर्टिफिशियल पर्सन होता है, अकाउंट्स में इसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, और आर्टिफिशियल पर्संस का अकाउंट भी किस कैटेगरी में आता है जी? पर्सनल कैटेगरी में आता है। पर्सनल कैटेगरी में अकाउंट काउंट होगा। तो राम श्याम सीता गीता के साथ साथ एबीसी लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, फलानी ऑर्गेनाइजेशन, धिमकानी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब का अकाउंट भी पर्सनल कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है जी। तो पर्सनल कैटेगरी में 2 अकाउंट आ गए, एक तो नेचुरल पर्सन यानी कि सारे ह्यूमन बींग्स, और आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस। और जब मैं बोल रहा हूं ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसका मतलब है हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, और चाहे वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए बस। अगर ऑर्गेनाइजेशन है और आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट खोलना पड़े, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट हमेशा सदैव आर्टिफिशियल पर्सन होने के तहत पर्सनल कैटेगरी में खोला जाएगा जी, उसे पर्सनल कैटेगरी में खोला जाएगा। तो जी पर्सनल कैटेगरी में सारे नेचुरल पर्सन आ गए और सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन आ गए। अगला और आखिरी पार्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, परंतु ये पार्ट हम अभी नहीं करेंगे जी। ये मैं कभी भी पहले दिन या दूसरे दिन ये पार्ट मैं नहीं करवाता हूं। ये पार्ट समझने के लिए आपको थोड़ा सा और मैच्योर होना है, थोड़ा सा। और मैंने जैसे कि बोला था, हो सकता है बहुत से लोगों को ऑलरेडी ये चीज आती हो, परंतु मैं इस बैच में इस हिसाब से पढ़ाऊंगा, इस लिहाज से पढ़ाना है मुझे कि आप लोगों ने पहली बार आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो इसलिए यकीन मानिए अभी नहीं, लेकिन हाँ
जर्नल खत्म होने से पहले पहले हम इसको जरूर कर लेंगे, परंतु अभी बेसिक्स के टाइम पर हम ये नहीं करेंगे जी, ठीक है ना। 2, 5, 8 क्लासेस और हो जाएं, उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, जब सही समय होगा तब हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल डिस्कस करेंगे, और पूरी एक क्लास लग जाती है जी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को समझने में, ठीक है जी। तो अभी के लिए जो बेसिक क्वेश्चंस हम करेंगे उसके लिए आपको पर्सनल कैटेगरी में इन 2 को ही डालना है, और बेसिक क्वेश्चंस में जल्दी से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पूछा भी नहीं जाता, तो आप लोगों को दिक्कत परेशानी होगी नहीं। तो आपको नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन का ध्यान रखना है बस, कि पर्सनल कैटेगरी के अंदर नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन आते हैं। ये हम करेंगे जी थोड़ा सा आगे, तो यहां लिख देते हैं जी सी यू सून, ठीक है जी। इस कॉन्सेप्ट से हमारी जल्दी मुलाकात होगी, पर अभी नहीं, आगे बढ़ते हैं जी। तो 2 कैटेगरीज हमने कर ली, रियल कैटेगरी हमने कल ही कर ली थी, पर्सनल कैटेगरी हमने आज समझ ली जी। तो पर्सनल कैटेगरी क्लियर हो गई सभी लोगों को, उम्मीद करता हूं कि किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगी और आप लोगों को पर्सनल कैटेगरी समझ में आ गई होगी। आइए जी, अब बढ़ते हैं आखिरी कैटेगरी की तरफ, जो कि हमारी नॉमिनल कैटेगरी, नॉमिनल कैटेगरी, ठीक है जी। देखिए जी, नॉमिनल कैटेगरी में ना आगे चलकर एक कंफ्यूजन पैदा होता है, तो वो कंफ्यूजन ना हो इसके चलते मैं आज डे 1 पे ही आपको नॉमिनल के अंदर 2 चीजों का डिफरेंस सिखाऊंगा। सबसे पहले कि 2 चीजों में क्या डिफरेंस होता है, सुनिएगा। एक तो होता है जी हमारा नेम ऑफ एक्सपेंस, एंड इनकम्स, ठीक है जी। एक तो खर्चों का और इनकम्स का नाम होता है, एक तो नाम होता है जी उनका, ठीक है जी। और एक चीज होती है फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। फॉर्म का मतलब है जी रूप, कि खर्चा या इनकम किस रूप में हुई है, ठीक है जी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जी, एक तो होता है नाम खर्चे का और एक होता है खर्चे की फॉर्म। हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस बखूबी समझना है जी। डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि एक तो खर्चे का नाम होता है और एक खर्चे का फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी लोग, आप में से सभी लोग जो है, आप लोग वर्किंग है ऑलरेडी कहीं ना कहीं, तो आपको हर महीने के एंड में, स्टार्टिंग में, मिड में कभी ना कभी क्या मिलती होगी जी, सैलरी मिलती होगी, सैलरी। अब ये जो सैलरी है ये इनकम का नाम है जी। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनकम का नाम है, और अगर एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो सैलरी दे रहा है उसके पक्ष से देखें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये नाम है खर्चे का, ठीक है जी। ये है नाम। अब बात करते हैं फॉर्म क्या होती है जी। सैलरी किस किस रूप में मिल सकती है? क्या सैलरी को कैश के रूप में पाया जा सकता है? बिल्कुल पाया जा सकता है। क्या सैलरी को बैंक में सीधा हमारे बैंक में क्रेडिट हो जाए, ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या सैलरी को चेक के फॉर्म में पाया जा सकता है? यस, बिल्कुल पाया जा सकता है। क्या सैलरी को फूड की फॉर्म में पाया जा सकता है? बिल्कुल पाया जा सकता है। सैलरी को फर्नीचर की फॉर्म में पाया जा सकता है? बिल्कुल पाया जा सकता है। सैलरी को गोल्ड की फॉर्म में पाया जा सकता है? बिल्कुल पाया जा सकता है। ये जो फॉर्म्स हैं ये अनगिनत हो सकती हैं, अनगिनत। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय राजी है तो सैलरी आप किसी भी फॉर्म में पे कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु आपको किसी भी फॉर्म में पैसा मिले, आप कहेंगे कि आपको क्या मिली है? सैलरी। नाम नहीं बदलता है जी, नाम चेंज नहीं होता है। फॉर्म तो अलग अलग हो सकती हैं परंतु नाम तो वही रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को क्लियर कट डिफरेंस पता हो कि सैलरी का नाम क्या होता है और सैलरी का फॉर्म क्या होता है। ये सैलरी के फॉर्म्स हैं, ये खर्चे या इनकम का फॉर्म है, लेकिन ये खर्चे का नाम है। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपने बड़ा ही जबरदस्त काम किया जी इस साल, और जो आपके एम्प्लॉयर हैं वो बहुत खुश है आपके काम से, तो उन्होंने डिसाइड करा कि आपको बोनस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा जी? बोनस। इस साल आपको बोनस मिलेगा। क्लियर? बोनस। अब चर्चा इस बात पर चल रही कि बोनस किस किस रूप में दिया जा सकता है। तो सब लोग बैठे हैं मीटिंग में, आप नहीं है ऑब्वियसली, आपके लिए तो बोनस डिसाइड हो रहा है, लेकिन जो हमारी कमिटी है, एचआर कमिटी है, वो डिसाइड कर रही है कि बोनस क्या दिया जाए। तो किसी ने कहा यार 1 लाख रुपए का कैश दे दो बोनस के तौर पे, ठीक है जी। किसी ने सजेशन दिया कि दुबई का ट्रिप दे दो विद फैमिली, 3 दिन का दुबई ट्रिप दे दीजिए, ठीक है ना, बोनस के तौर पे। किसी ने सजेस्ट किया
रोलेक्स की वॉच दे दी जाए, एक रोलेक्स वॉच दे दी जाए जिसकी कीमत लगभग लगभग वही 80-90 1 लाख 1.25 लाख के आसपास है, ऐसी एक वॉच गिफ्ट कर दी जाए, तो जी चाहे आपको कैश मिले, चाहे आपको दुबई ट्रिप मिले, चाहे आपको रोलेक्स वॉच मिले, आप घर जाकर क्या बोलेंगे कि मुझे क्या मिला है, बोनस मिला है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए कैश मिले, आप घर गए, घर पे जाके आपने सबको कैश दिखाया, सबने पूछा अरे बाप रे इतना सारा पैसा कहाँ से आया, 1 लाख रुपए कहाँ से लेकर आए, ये कैश कहाँ से आया, तो आप क्या जवाब देंगे, आप जवाब देंगे कि जी मुझे क्या मिला है, बोनस मिला है। अगर आप दुबई ट्रिप्स की टिकट्स लेकर जाते हैं घर पे, तो जरूर आपके फैमिली वाले, घर वाले पूछेंगे कि अरे भाई साहब क्या बात है, दुबई घूमने जा रहे हैं, ये ट्रिप कैसे प्लान की, कहाँ से आया ट्रिप के लिए पैसा, ये ट्रिप कैसे आपके पास आई, तो आप क्या बताएंगे, बताएंगे आप भाई कि ये मुझे कंपनी की तरफ से मिली है एज बोनस। और अगर आप अपने घर पे गए और सबके सामने अपनी रोलेक्स वॉच, चमचमाती वॉच सबके सामने जानबूझ के बार बार दिखा रहे हैं कि कोई पूछे आपसे कि अरे ये रोलेक्स वॉच कहाँ से आई, तब भी आपका जवाब क्या होगा कि ये मुझे क्या किस तौर पे मिली है, बोनस के तौर पे मिली है। तो जी बोनस ये नाम है, ये इनकम का नाम है, आपको इनकम हुई है और उस इनकम का नाम है बोनस, और ये उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद कर रहा हूं इन दो एग्जाम्पल्स की हेल्प से आप लोगों को काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि एक खर्चे का नाम होता है, या एक तो इनकम का नाम होता है, और एक खर्चे या इनकम का फॉर्म होता है कि किस रूप में वो खर्चा या वो इनकम हुई है। अब बात यह कि हम इतनी मेहनत कर ही क्यों रहे हैं, हम ये दोनों में डिफरेंस क्यों जानना चाह रहे हैं, क्योंकि जी आगे चलकर ना बहुत बार जब हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है जी, तो वो कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको आज डे 1 पर ही बता रहा हूं कि नॉमिनल के अंदर फॉर्म्स नहीं आते हैं जी, फॉर्म्स को कभी भी नॉमिनल में नहीं डालना है। नॉमिनल में सिर्फ और सिर्फ चाहे कोई भी खर्चा हो, चाहे कोई भी इनकम हो, खर्चे और इनकम्स के जो नाम हैं, नाम, वो अकाउंट हमेशा कहां खुलेंगे, नॉमिनल कैटेगरी में खुलेंगे। सर तो फिर फॉर्म कहां जाएगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए। देखिए दो ही कैटेगरी बचती है, अगर नाम खर्चों में चले जाएंगे, नाम नॉमिनल में चले जाएंगे, तो फॉर्म जो है वो अपने आप ही या तो रियल से बिलोंग करती है या पर्सनल से बिलोंग करती है। इन दो के अलावा फॉर्म में कुछ नहीं आ सकता। ठीक है जी, बस आपको ध्यान ये रखना है कि नॉमिनल का जब भी जिक्र आएगा तो उसके अंदर हमें खर्चे और इनकम्स के जो नाम हैं वो ही डालने हैं। यानी सैलरी अकाउंट नॉमिनल कैटेगरी में जाएगा, चाहे इनकम हो चाहे खर्चा हो, फर्क नहीं पड़ता, सारे खर्चे और सारे इनकम्स के नाम नॉमिनल कैटेगरी में जाते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया आपने, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 5,000 रुपए का कैश के जरिए, तो जी इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा जो है वो नाम है खर्चे का, और हमने उसे पे किया है किस रूप में, कैश की फॉर्म में हमने उसे पे किया है। तो जी दोनों में से नॉमिनल कैटेगरी में कौन सा अकाउंट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। जो खर्चे का नाम है वो नॉमिनल में जाएगा, और कैश जो है वो रियल से बिलोंग करता है। ज्यादातर फॉर्म्स 90% जो हमारी फॉर्म्स होती हैं वो रियल से बिलोंग करती हैं, बाकी की पर्सनल में आ जाती है। परंतु उसके लिए आपको परेशान होना ही नहीं, क्योंकि रियल और पर्सनल हमने अलग से सीख लिया अपने आप ही। आपको तो नॉमिनल पे फोकस करना है कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर सारे के सारे खर्चे और इनकम्स के जो नाम होते हैं, किसी भी प्रकार का आपको लॉस हो जाए, मान लीजिए लॉस बाय फायर, आग लगने की वजह से हमें नुकसान हो गया, तो जी नुकसान का नाम क्या है, नुकसान का नाम है लॉस बाय फायर, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। आपको आपके यहाँ चोरी हो गई तो उसकी वजह से आपको नुकसान हो गया, तो नुकसान का नाम है लॉस बाय थेफ्ट, हमारे यहाँ थेफ्ट हुआ है, चोरी हुई है, तो नाम चोरी होना है जी, ये नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। किस किस रूप में नुकसान हुआ है, मान लीजिए क्या क्या चुराया गया है, क्या क्या चोरी हो गया है जी, गोल्ड चला गया, कैश चला गया, सिल्वर चला गया, ये फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म है, ये नुकसान की फॉर्म है कि इस रूप में हमारा नुकसान हुआ है। हमारा गोल्ड चोरी हो गया, उस रूप में नुकसान हुआ, कैश चोरी हुआ, उस रूप में नुकसान हुआ, सिल्वर चोरी हुआ, उस रूप में नुकसान हुआ। ये नुकसान के रूप हैं, फॉर्म्स हैं, ये नहीं आते नॉमिनल में। नॉमिनल में आता है सिर्फ और सिर्फ खर्चे, नुकसान, इनकम, गेन, इनके नाम आते हैं जी, आपको ये ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं सभी लोगों को नॉमिनल कैटेगरी भी समझ में आ गई होगी। बताइए जी, यहां तक किसी का कोई भी प्रश्न, बताइए जी, यहां तक किसी का कोई भी प्रश्न, कुछ भी अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं जी।
ठीक है जी, यहां तक सब लोग कहने की क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं जी। फिर तो हमने तीनों कैटेगरी समझ ली, रियल समझ लिया, नॉमिनल समझ लिया, पर्सनल समझ लिया। ठीक है जी, तीनों कैटेगरीज डन है। अब हमें तीन महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और करने हैं, सिर्फ तीन महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम दूर हैं। जैसे ये तीन कॉन्सेप्ट हम और समझ लेंगे, उसके बाद हम पूरी तरीके से रेडी हैं जर्नल एंट्री बनाने के लिए। फिर हम जर्नल एंट्री के बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देंगे जी। आइए चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। सुनिएगा सभी लोग ध्यान से। चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से। अगर आप लोगों में से कुछ भी लोगों ने थोड़ा बहुत भी कॉमर्स अकाउंट्स थोड़ा बहुत भी अगर कुछ आइडिया है, तो कोई मुझे बता सकता है कि कैपिटल क्या होती है? कैपिटल क्या होती है? कोई भी बता सकता है मुझे? एनीवन जो भी इंटरेस्टेड हो बताना चाहे कि व्हाट डू वी मीन बाय कैपिटल? कैपिटल क्या होती है जी? आपने काफी बार सुना होगा धंधे में कैपिटल लगाना। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए प्लीज। जो बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, यही बोलना चाह रही हैं आप? आशिमा जी ने जवाब दिया है कि जो बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, मान लीजिए बिजनेसमैन ने कैश इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए का, तो कैश जो है 1 लाख रुपए का वो कैपिटल हो जाएगी। अच्छा आशिमा जी, अगर बिजनेसमैन 1 लाख रुपए का कैश ना देकर मशीन दे बिजनेस को, तो क्या हम उस मशीन को भी कैपिटल कहेंगे क्योंकि बिजनेसमैन ने उसे इन्वेस्ट किया है, या केवल कैश को ही कैपिटल कहा जाएगा? बताइए। सिर्फ कैश को कहा जाएगा, मशीन को कैपिटल नहीं कहा जाएगा। ठीक है जी, बहुत खूब। तो चलिए अच्छा हुआ मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया। अब आज मैं भी आपको एक कॉन्सेप्ट करवा दूं, उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि ये कितनी गलत धारणा है कि कैश, जो प्रोप्राइटर कैश इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी, उसे कैपिटल नहीं कहते। आप लोग जानकर थोड़ा सा आपको हैरानी होगी, एक्चुअली में कैपिटल प्रोप्राइटर को कहा जाता है जी। किसको कहा जाता है? प्रोप्राइटर को कहा जाता है। मैं जानता हूं हो सकता है कुछ लोगों को अजीब लग रहा होगा कि अरे ये कैसे पॉसिबल है, बट डोंट वरी, आप सुनते जाइए, कॉन्सेप्ट पूरा करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, तो यहां पर देखिए मैं आप लोगों को एक चीज समझा रहा हूं कि कोई भी बिजनेस जो है वो दो प्रकार के लोगों से डील करता है जी, दो प्रकार के लोगों से। एक होता है जी इंटरनल, एक होता है जी एक्सटर्नल। सर इंटरनल कौन है? इंटरनल मतलब अंदरूनी। बिजनेस के लिए इस दुनिया में सबसे खास, सबसे करीब वो है जी बिजनेस का ऑनर, या जिसे हम प्रोप्राइटर कहते हैं जी, प्रोप्राइटर। अकाउंट्स की भाषा में ऑनर को प्रोप्राइटर भी कहा जाता है। तो बिजनेस के लिए इंटरनल व्यक्ति कौन है, अंदरूनी व्यक्ति कौन है, सबसे खास व्यक्ति कौन है? प्रोप्राइटर या ऑनर। और एक्सटर्नल कौन है जी? एक्सटर्नल में बहुत साधारण है, एवरीवन एक्सेप्ट ऑनर। ऑनर को छोड़कर बाकी सारी दुनिया, एवरीवन एक्सेप्ट ऑनर, ऑनर को छोड़कर बाकी सारी दुनिया बिजनेस के लिए क्या है? एक्सटर्नल। ऑनर की बीवी भी बिजनेस के लिए एक्सटर्नल ही है जी। ठीक है जी, वो ऑनर के लिए खास होगी, परंतु बिजनेस के लिए, बिजनेस में एक ऑनर होता है और ऑनर के अलावा बाकी सारी दुनिया होती है। हाँ, अगर ऑनर की बीवी भी पैसा इन्वेस्ट कर दे बिजनेस में और वो भी बिजनेस के कुछ शेयर्स खरीद ले या कुछ हिस्से की मालकिन बन जाए, तो जी दो ऑनर हो जाएंगे। ठीक है जी, सोल प्रोप्राइटरी में सिंगल ऑनर होता है, सोल प्रोप्राइटरी मींस एक ऑनर। पार्टनरशिप में एक से ज्यादा ऑनर भी हो सकते हैं, परंतु ऑनर्स को छोड़कर, जो बिजनेस का ऑनर है उसे छोड़कर बाकी सारी दुनिया बिजनेस के लिए एक्सटर्नल कैटेगरी में आती है। यहां तक क्लियर है जी सब लोगों को? अब देखिए, बिजनेस का अपने ऑनर के साथ, इंटरनल के साथ लगभग लगभग वही रिलेशन है जो किसी बच्चे का अपने पेरेंट के साथ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, एक बच्चे को दुनिया में कौन लेकर आता है जी? पेरेंट्स लेकर आते हैं। बिजनेस को दुनिया में कौन लाता है? ऑनर लेकर आता है। एक बच्चे की टेक केयर कौन करता है? उसके पेरेंट्स करते हैं। बिजनेस की टेक केयर कौन करता है? ऑनर करता है। एक बच्चे के खर्चे कौन उठाता है? उसके पेरेंट्स उठाते हैं। बिजनेस के खर्चे कौन उठाता है? प्रॉफिट और लॉस का रिस्क कौन लेता है? ऑनर लेते हैं जी। एक बच्चा जब अच्छा काम करता है, अब कुछ अच्छा अचीव करता है, लाइफ में कुछ अच्छा परफॉर्म करता है, सबसे ज्यादा खुशी उसके पेरेंट्स को होती है। ठीक उसी प्रकार से जब बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है तो सबसे ज्यादा खुशी ऑनर को होती है जी। ठीक है जी, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही रिलेशनशिप है एक ऑनर का बिजनेस के साथ जो एक बच्चे का होता है अपने
पेरेंट के साथ। तो बिजनेस जो है वो काइंड ऑफ चाइल्ड है, वो बच्चा है, और ऑनर जो है वो एक तरीके से पेरेंट फिगर है जी। पेरेंट फिगर है किसके लिए? बिजनेस के लिए। बिजनेस का पेरेंट कौन है? ऑनर। और यही कारण है कि यहां पर ऑनर को थोड़ी सी इज्जत बख्शी गई है जी, थोड़ी सी इज्जत दी गई है। हम अपने पेरेंट्स को उनके नाम से नहीं बुलाते। जैसे कि अगर मैं मेरे फादर साहब की बात करूं तो उनका नाम है श्री राजकुमार सारडा, ठीक है जी, परंतु उनको मैं उनके नाम से नहीं बुलाता, मैंने उनको एक स्पेशल नाम दिया हुआ है। पापा, पिताजी, हर व्यक्ति अपने अपने फादर को, मदर को एक स्पेशल नाम से बुलाता है। तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस में भी प्रोपराइटर को कभी भी, प्रोपराइटर का अकाउंट अगर कभी खोलना पड़ेगा तो हम उसके नाम से अकाउंट नहीं खोलते। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर एक बिजनेस ले लेता हूं, XYZ बिजनेस। XYZ बिजनेस है जिसके ऑनर का नाम है मिस्टर हरीश। ये उनके ऑनर का नाम है जी, मिस्टर हरीश। परंतु जी कभी भी हरीश जी के बीच में और बिजनेस के बीच में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो हरीश जी का अकाउंट हमें अगर खोलना पड़ा तो हरीश जी का अकाउंट हम हरीश जी के नाम से नहीं खोलेंगे। हरीश जी के लिए हम दो नामों का इस्तेमाल करते हैं, एक है जी कैपिटल और एक है जी ड्राइंग्स। ये दो स्पेशल नाम दिए गए हैं हरीश जी को, ठीक है जी। सर अब ये कैसे पता लगेगा कि कैपिटल कब यूज करना है और ड्राइंग्स कब इस्तेमाल करना है? तो ये भी बड़ा सिंपल है जी। कैपिटल यूज होता है व्हेन प्रोपराइटर इन्वेस्ट इनटू बिजनेस। अगर प्रोपराइटर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ट्रांजैक्शन किस प्रकार की है? ट्रांजैक्शन अगर इस प्रकार की है, देखिए ये है जी बिजनेस, ये है जी प्रोपराइटर, और प्रोपराइटर का नाम है हरीश, मिस्टर हरीश। तो अगर मिस्टर हरीश बिजनेस में कैश, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी बिजनेस को दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस समय पर हरीश जी को किस नाम से पुकारा जाएगा? कैपिटल के नाम से पुकारा जाएगा जी, कैपिटल के नाम से। हरीश जी का अकाउंट हरीश के नाम से नहीं खुलेगा, बल्कि हरीश के नाम से कभी अकाउंट खुलेगा ही नहीं। प्रोपराइटर का अकाउंट कभी भी उसके नाम से नहीं खुलता है। बिजनेस प्रोपराइटर को उनके नाम से नहीं बुलाता है जी, कैपिटल अकाउंट खुलेगा। और दूसरा हमारा है कि सर ड्राइंग्स कब यूज होगा? ड्राइंग्स यूज होगा जी व्हेन प्रोपराइटर विड्रॉज आउट ऑफ बिजनेस। देखिए जी, प्रोपराइटर को भी अपना घर चलाना है, उसकी अपनी जरूरतें हैं, तो कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि हम बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हैं, पैसा निकालते हैं बाहर। तो जब हम विड्रॉ करते हैं पैसा, चाहे हम कैश निकालें, चाहे हम गुड्स निकालें, बिजनेस में से हम अपनी जरूरत का कोई भी सामान निकालें, मशीन निकालें, फर्नीचर, कुछ भी निकालें, इस समय पर इस ट्रांजैक्शन को नोट करते समय अगर हम हरीश जी का अकाउंट खोलेंगे तो हरीश जी का अकाउंट हरीश जी के नाम से नहीं बल्कि ड्राइंग्स के नाम से खुलेगा जी, ड्राइंग्स के नाम से खुलेगा, ठीक है जी। एंड डोंट वरी, जब हम जर्नल एंट्री बनाने के लिए आएंगे तब मैं आपको और ज्यादा लॉजिकल तरीके से ये प्रूव कर दूंगा क्लास में कि कैपिटल और ड्राइंग्स ये दोनों एक्चुअली में प्रोपराइटर के लिए यूज होते हैं। ये प्रोपराइटर के अकाउंट है, ना कि जो कैश हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में उसे कैपिटल कहा जाता है, उसे कैपिटल नहीं कहा जाता। तो डोंट वरी, अभी सिर्फ आप सुनते जाइए, अगर कोई छोटा मोटा डाउट रह भी जाएगा तो जब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी समय के साथ, ठीक है जी। चलिए, और कोई भी छोटा मोटा डाउट रहे तो आप उसे लिख कर रख सकते हैं अपने पास कि हमें क्रॉस चेक करना है आगे चलकर, जैसा बोला था वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। चलिए, तो जी पहली चीज जो हमने आज सीखी वो ये कि हमारा बिजनेस का दो प्रकार के लोगों के साथ डीलिंग होती है। वन इज इंटरनल, इंटरनल को छोड़कर बाकी सभी एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि ऑनर के साथ जब भी ट्रांजैक्शन होगी और ऑनर का अकाउंट अगर हमें खोलना पड़ा तो जी वो खुलेगा कैपिटल और ड्राइंग के नाम से। ऑनर का जो पर्सनल खुद का नाम है ऑनर का, इस नाम से हम कभी भी ऑनर का अकाउंट नहीं खोलते हैं। ऑनर का अकाउंट कैपिटल और ड्राइंग के नाम से खुलता है। अब वो डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन किस प्रकार की है। अगर ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैपिटल, और अगर ऑनर बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं तो ड्राइंग्स, ठीक है जी। ठीक है सर, ऑनर का तो समझ में आ गया।
लेकिन अगर बाकी दुनिया है, एक्सटर्नल लोग हैं, उनके साथ अगर बिजनेस की डीलिंग होती है और उनका अकाउंट हमें खोलना पड़ता है, तो वो किस नाम से खुलेगा जी? उसमें कोई आपत्ति या कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं है, वो खुलेगा उनके खुद के रिस्पेक्टिव नेम से। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है, हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो रही है मिस्टर आलोक से, ये हमारे कस्टमर हैं मिस्टर आलोक, तो जी आलोक जी का अकाउंट आलोक जी के नाम से ही खुलेगा। ठीक है जी। मान लीजिए हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है रिलायंस लिमिटेड से, तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो रही है रिलायंस लिमिटेड, और रिलायंस लिमिटेड ऑनर तो है नहीं हमारी, तो ये एक्सटर्नल में आएगी, बाहर के लोगों में आएगी। और रिलायंस लिमिटेड भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इसलिए हम उसे लोगों में ही काउंट करते हैं। तो जी रिलायंस लिमिटेड का अकाउंट भी रिलायंस लिमिटेड के नाम से ही खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटर्नल कोई भी हो, अमिताभ बच्चन जी से भी अगर हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो यहां पर हम उनका अकाउंट मिस्टर अमिताभ बच्चन के नाम से खोल देंगे, कोई टेंशन नहीं है जी। एक्सटर्नली कोई भी व्यक्ति है, स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के ऑनर को मिलेगा। बिजनेस अपने ऑनर को, अपने मालिक को नाम से नहीं बुलाता, बाकी कोई भी हो तो उनके अकाउंट उनके नाम से खुलेंगे। ये था जी कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है जी, ये उम्मीद है आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, क्योंकि जर्नल एंट्रीज, हाँ जी सर, हाँ जी मैम बताइए। नहीं मैम, नहीं मैम, आपने गलत समझ लिया। कैश, बिल्डिंग, मशीन, वो जो सब सामान दे रहा है ये कैपिटल नहीं है। कैपिटल वो खुद है। ऑनर का जो खुद का अकाउंट है, पर्सनल कैटेगरी का, उसका खुद का जो अकाउंट है। देखिए, जब अगर हम किसी व्यक्ति से कुछ सामान ले रहे हैं, तो हमें उस सामने वाले व्यक्ति का नाम लिखना पड़ेगा अपनी बुक्स में कि नहीं लिखना पड़ेगा? अगर हमने किसी से कुछ सामान लिया तो नोटिंग कर रहे हैं, तो हमें सामने वाले व्यक्ति का नाम लिखना पड़ेगा। हरीश जी का अकाउंट आप हरीश जी के नाम से ना खोलकर कैपिटल के नाम से खोलते हैं जी। कैपिटल और ड्राइंग्स, ये दोनों एक्चुअली में हरीश जी के ही अकाउंट है। हरीश जी का ही ये दो अकाउंट है जी, कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों हरीश जी के अकाउंट है। लैंड, मशीन, बिल्डिंग, ये सब कैपिटल नहीं है जी, ये सब तो एसेट है, वो सब तो रियल कैटेगरी में जाएंगे। लैंड की जगह हम लैंड का अकाउंट खोलेंगे, मशीन की जगह मशीन का अकाउंट खोलेंगे। ठीक है जी, वो सब तो है ही, लेकिन ये सारी चीजें में दी किसने? हरीश जी ने दी। तो हरीश जी ना लिखकर हम उसकी जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। क्लियर है मैम? डोंट वरी, अभी जब हम एंट्रीज करना शुरू करेंगे ना, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि मैं क्या कह रहा था। आप इसको नोट करके छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, अभी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, निश्चिंत रहिए। क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा है, जब तक हम वहां तक पहुंचेंगे नहीं ना, तब तक वो चीज क्लियर होगी नहीं। कोई बात नहीं। तो ये उम्मीद कर रहा हूं सब लोगों को क्लियर है कि भैया स्पेशल ट्रीटमेंट हमें ऑनर को देना है। ऑनर के लिए हमने अलग से दो नाम रिजर्व कर रखे हैं, कैपिटल और ड्राइंग्स। ठीक है जी, बाकी किसी भी व्यक्ति के साथ हमारी ट्रांजैक्शन हो, उसका अकाउंट कभी भी खोलना पड़ेगा। कोई दिमाग पर जोर नहीं लगाना, जिस नाम से, जो नाम है उस व्यक्ति का या उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसी नाम से हमें उसका अकाउंट खोल देना है जी। डन? चलिए जी, अगला कॉन्सेप्ट जो आज की क्लास में करना है वो है जी, बिजनेस में दो प्रकार के सामान होते हैं। एक होते हैं जी एसेट्स, एक होते हैं गुड्स। आप किसी भी बिजनेस का एग्जाम्पल अपने दिमाग में ले लीजिए और इमेजिनरी अपने दिमाग में आंखें बंद करके सोचिए कि आप उसके शोरूम में घुस रहे हैं, उसकी दुकान पर घुस रहे हैं। आप किसी भी आइटम का नाम लीजिए, वो या तो एसेट होगा या गुड्स होगा, इन दो के अलावा और कोई चीजें नहीं होती। बिजनेस के पास दो ही प्रकार की चीजें होती हैं जी, या तो एसेट या गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं किसी गाड़ी के शोरूम में घुस गया हूं। ठीक है जी, आप लोग भी इमेजिन कीजिएगा मेरे साथ कि हम किसी गाड़ी के शोरूम में घुस गए हैं। तो शोरूम में घुसने से पहले शोरूम का एक बहुत बड़ा ग्लास का डोर है जी, बड़ा हैवी ग्लास डोर है। आप मुझे बताइए ये एसेट है कि गुड्स है? एसेट है जी, बहुत खूब। इसके बाद जब मैं शोरूम में घुसा, मैं इमेजिन कर रहा हूं, एक शोरूम को इमेजिन कर रहा हूं। शोरूम में घुसा तो मैंने देखा कि आजू बाजू में बहुत सुंदर सुंदर पौधे रखे हुए हैं, गमले रखे हुए हैं जी, बड़े सुंदर सुंदर। बताइए एसेट है कि गुड्स है? एसेट है। मैंने देखा वहां एक बहुत बड़ा सारा एक्वेरियम भी रखा हुआ है। ठीक है जी, शोरूम्स में आजकल एक्वेरियम रखे होते, तो एक्वेरियम भी रखा हुआ है बड़ा सुंदर सा। बताइए एसेट है कि गुड्स है? दीवारों पर पेंटिंग्स लगी हुई है जी, बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स लगी हुई है बड़ी बड़ी। एसेट है कि गुड्स है?
बहुत बढ़िया सा काउंटर है उनका, जहां पर 2-3 लोग बैठे हैं, 2 लड़कियां बैठी हैं, एक लड़का बैठा है, ठीक है जी। कॉपी पेन टैब हाथ में लेके, आजकल टैब होता है एम्प्लॉइज के पास, टैब हाथ में लेके बैठे हैं। तो वो टैब और वो काउंटर, ये सब चीजें क्या है, एसेट है कि गुड्स है? एसेट है। और उसके बाद मैंने देखा जी कुछ गाड़ियां भी खड़ी हैं, गाड़ियां भी खड़ी हैं, नई नई गाड़ियां खड़ी हैं, चमचमाती, अलग अलग मॉडल्स की, अलग अलग कलर्स के अंदर। ये गाड़ियां एसेट है कि गुड्स है? बहुत बढ़िया जी, गुड्स है। ठीक है जी। तो मतलब इन दो के अलावा आपको कोई चीज दिखेगी नहीं। एसी दिखेगा तो एसेट है, पंखा दिखेगा तो एसेट है, ठीक है जी। कारपेट बिछा हुआ है तो मतलब या तो एसेट है या गुड्स है। क्लियर है जी। तो बिजनेस में दो प्रकार का सामान पाया जाता है, या तो एसेट या गुड्स। अब यहां पर मेरा आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए किसी भी बिजनेस के लिए एसेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या गुड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? आशिमा जी कह रही है गुड्स इंपॉर्टेंट है। बाकी लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए जी। मुझे तो क्लास में पढ़ाने में मजा तब आता है जब पार्टिसिपेशन थोड़ा ज्यादा हो। बताइए जी, एसेट है कि गुड्स? ठीक है जी। कुछ लोगों ने, एक दो लोगों का जवाब आए मेरे पास जो बोल रहे हैं कि गुड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, और आप लोग बिल्कुल 100% करेक्ट हैं जी। गुड्स किसी भी बिजनेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कंपेयर टू एसेट्स। इसको मैं थोड़ा सा एक लॉजिकल तरीके से मैं आपको समझा भी देता हूं, ताकि आपको सिर्फ मेरी बात पे भरोसा ना हो, आपको वो चीज लॉजिकली समझ में आए और याद रहे लंबे समय तक कि गुड्स क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज कंपेयर टू एसेट्स। ठीक है जी। मान लीजिए आप किसी बिजनेस के पास जाते हैं जिनके पास बहुत तगड़े एसेट्स हैं, बहुत जबरदस्त एसेट्स हैं, सब चीजें बहुत शानदार हैं, लेकिन जब आप उनसे सामान खरीदते हैं तो जो सामान आपको मिल रहा है वो सामान एकदम घटिया क्वालिटी का है, पुअर क्वालिटी का है। ठीक है जी। यकीन मानिए आप दोबारा कभी उस बिजनेस के पास नहीं जाएंगे। ठीक है जी। कारण क्या है? कारण यह है कि कस्टमर को एट द एंड ऑफ द डे गुड्स से फर्क पड़ता है, एसेट से फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस के एसेट्स सहूलियत बढ़ा सकते हैं, परंतु कस्टमर अल्टीमेटली किसका मोहताज है, किसके पीछे वो पड़ा हुआ है, वो है जी गुड्स। कस्टमर खुश होता है अच्छी क्वालिटी के गुड्स से। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी दुकान है जहां पर एसी नहीं है, पंखा नहीं है, खड़े होने को जगह भी बहुत कम है, बड़ी भीड़ी सी गली में जाकर है, पर उस दुकान से जब भी आप कपड़ा लेकर आए हैं वो कपड़ा उम्दा क्वालिटी का है, सस्ते दरों पे, सस्ते रेटों पर बड़ा अच्छा कपड़ा उस दुकानदार ने हमेशा आपको दिया है, तो यकीन मानिए आप हमेशा उसी दुकान पर जाएंगे, चाहे उस दुकान के एसेट अच्छे ही क्यों ना हो। उस दुकान के एसेट बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, लेकिन उनके गुड्स में दम है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप किसी बहुत तगड़ी फर्म के पास चले जाएं, तगड़े बिजनेसमैन के पास चले जाएं, जिसने चकाचौंध बहुत जबरदस्त कर रखी है, एसेट्स बड़े जबरदस्त हैं उसके पास, लेकिन उसके सामान में दम नहीं है, तो जी आप दोबारा उसके पास नहीं जाएंगे। ठीक है जी। तो इसीलिए किसी भी बिजनेस के लिए गुड्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि गुड्स इंपॉर्टेंट है इसलिए जी गुड्स को भी हमने क्या दिया है, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है जी। अब मान लीजिए गुड्स का मेरे पास, मान लीजिए मैं शूज बेच रहा हूं जी, जूते बेच रहे हैं अपन, ठीक है जी, शूज अपन बेच रहे हैं, तो गुड्स का नाम तो शूज है, लेकिन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्योंकि हमें गुड्स को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, तो हम गुड्स का अकाउंट कभी भी शूज के नाम से नहीं खोलेंगे। तो गुड्स के साथ दो चीजें होती हैं, गुड्स को या तो परचेज किया जाता है, जब खरीद के लाते हैं तो गुड्स का अकाउंट हम खोलेंगे जी परचेजेस के नाम से। परचेजेस के नाम से, ध्यान से देखिएगा, मैंने प्लूरल लिखा है जी परचेजेस, और उसका कारण यह है कि जिस चीज में आप डील कर रहे हो, जो आपके लिए गुड्स है, उसे कभी भी आप सिंगल सिंगल कमोडिटी खरीद के नहीं लाओगे। जिस चीज में हम डील करते हैं, जो हमारे लिए गुड्स हैं, उन्हें हम हमेशा बल्क में खरीदते हैं। तो जब भी हम उन्हें खरीदेंगे तो अकाउंट खुलेगा जी परचेजेस, और जब भी गुड्स को बेचा जाएगा तो अकाउंट खुलेगा सेल्स। यानी कि गुड्स को खरीदते समय भी हमें गुड्स का नाम इस्तेमाल नहीं करना, गुड्स को बेचते समय भी हमें गुड्स या गुड्स का जो नाम है, एक्चुअल नाम है जो हमारे लिए गुड्स है, यानी कि शूज, उसका इस्तेमाल नहीं करना। हमें हमेशा गुड्स के लिए या तो परचेजेस जब खरीद रहे हैं, और जब बेच रहे हैं तो सेल्स, ये दो स्पेशल नाम हमने किसको दिए जी, गुड्स को दिए हैं। अंडा बेचने वाले के लिए अंडा गुड्स है, लेकिन जब भी वो अंडा खरीद के लाएगा वो खोलेगा परचेजेस अकाउंट, जब भी उसके अंडे बिकेंगे वो खोलेगा सेल्स अकाउंट। दूध बेचने वाले के लिए मिल्क, दूध जो है वो गुड्स है, लेकिन जब भी वो दूध खरीद के लाएगा वो खोलेगा परचेजेस अकाउंट, और जब भी वो दूध बेचेगा वो खोलेगा सेल्स अकाउंट। कैमरा बेचने वाले के लिए कैमरा गुड्स है, तो जब वो कैमरा खरीद के लाएगा बल्क में, खूब सारे अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग कंपनीज के कैमरा खरीद के लाएगा, वो खोलेगा परचेजेस अकाउंट, और जब भी उसके कैमरा बिकेंगे
वो खोलेगा सेल्स अकाउंट। तो उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोगों को ये पोर्शन समझ में आया होगा। और सर अगर चलो ठीक है गुड्स का तो समझ में आ गया, एसेट के केस में क्या होगा जी? देखिए स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ गुड्स को मिलेगा, एसेट के अकाउंट खुलेंगे उनके रिस्पेक्टिव नेम से। सेम वही वही तरीका है जी जो हमने आदमियों के केस में देखा था। स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था सिर्फ और सिर्फ ऑनर को, ऑनर के 2 स्पेशल नाम थे, बाकी सभी को उनके नाम से उनके अकाउंट हमने खोले। वैसे ही सामानों के अंदर भी एसेट और गुड्स जो 2 प्रकार के सामान हैं, हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना है सिर्फ गुड्स को। एसेट्स का अकाउंट उनके रिस्पेक्टिव नेम से खुलेगा। लैंड अकाउंट, लैंड खरीदा तो लैंड अकाउंट, बिल्डिंग खरीदी बिल्डिंग अकाउंट, मशीन खरीदी मशीन अकाउंट। ठीक है जी, जो भी एसेट आप खरीदेंगे बेचेंगे, एसेट का अकाउंट हमेशा उसके नाम से खुलेगा। लैंड खरीद के लाए तब भी लैंड अकाउंट, और लैंड अगर बेच दी, लैंड को बेच सकता हूं कि नहीं बेच सकता हूं? लैंड मेरा एसेट है, बेच सकता हूं या नहीं बेच सकता? बेच सकते हैं जी, बेचने पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई मनाही नहीं है, बस खरीदते समय इंटेंशन बेचने का नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए जी, बहुत खूब। तो खरीदें बेचें कुछ भी करें, लैंड का अकाउंट उसके रिस्पेक्टिव नेम से, मतलब एसेट का अकाउंट उनके रिस्पेक्टिव नेम से खुल जाएगा। ठीक है जी, आपने कल को कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर अकाउंट खोल दीजिए। आपने कल को टेबल खरीदा, टेबल अकाउंट खोल दीजिए। आपने चेयर्स खरीदी, चेयर अकाउंट खोल दीजिए। आपने अलमीरा खरीदी, अलमीरा अकाउंट खोल दीजिए। आपने एयर कंडीशनर खरीदा, एयर कंडीशनर अकाउंट खोल दीजिए। जो एसेट आप खरीदें उस नाम से ही आप उसका अकाउंट खोल सकते हैं, परंतु गुड्स के मामले में ध्यान रखिएगा, खरीदेंगे तो परचेजेस, बेचेंगे तो सेल्स। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, सभी लोगों को। बताइए जी, डन है जी? तो बेसिकली ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जो मेन चीज है जो हमें समझनी है वो क्या, बाकी सब चीजों में तो फंसते नहीं हैं हम जल्दी से, लेकिन इन 4 चीजों के अंदर यूजुअली फंस जाते हैं। तो इन चारों चीजों का आप ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कैपिटल अकाउंट ये किस कैटेगरी में जाएगा जी? रियल, नॉमिनल या पर्सनल? बताइए, जवाब दीजिए। कैपिटल अकाउंट किस कैटेगरी में जाएगा? रियल, नॉमिनल या पर्सनल? अब देखिए मैं आपको यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। ठीक है जी, मैंने आपसे पूछा कैपिटल अकाउंट किस कैटेगरी में जाएगा, काफी समय ले लिया आप लोगों ने, किसी ने जवाब नहीं दिया। किसमें? ठीक है जी, पर्सनल, नॉमिनल, कई सारे जवाब आए, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फनी चीज दिखाता हूं जी। देखिए थोड़ी सी मस्ती करते हैं क्लास में। मुझे बताइए अगर मैंने आपसे पूछा होता कि राजेश अकाउंट किस कैटेगरी में जाएगा, कोई बता सकता है मुझे राजेश का अकाउंट किस कैटेगरी में जाएगा? फटैक से जवाब आ गया पर्सनल में, फटैक से 2 मिनट में आपने बता दिया राजेश जी तो पर्सनल। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि राजेश सुनते ही आपके दिमाग में एक आदमी की तस्वीर बन जाती है। हमें आदत है राजेश, राम, रहीम, सीता, गीता, इस तरह के, पल्लवी, वरुण, इस तरह के नाम सुनने की हमें आदत है। और जैसे ये नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में तुरंत एक ह्यूमन बीइंग की पिक्चर बन जाती है और हम समझ जाते हैं तो पर्सनल कैटेगरी में जाएगा। अब मुझे बताइए अगर यही राजेश जी किसी बिजनेस के ऑनर हैं तो इन्हीं राजेश जी का अकाउंट किस नाम से खुलेगा जी? कैपिटल के नाम से खुलेगा। तो मुझे बताइए कैपिटल भी तो एक ह्यूमन बीइंग का अकाउंट है। जस्ट बिकॉज हमने उसका नाम चेंज कर दिया इसका मतलब ये थोड़ी आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं जनरली सबके साथ ही होता है। कैपिटल और ड्राइंग सुनकर हमारे दिमाग में एक ह्यूमन बीइंग की पिक्चर बनती ही नहीं है, जबकि बननी चाहिए, बनानी पड़ेगी। तो आप लोगों को प्लीज ये बात समझनी है, कैपिटल और ड्राइंग ये दोनों किसके नाम है? प्रोपराइटर के नाम है, ऑनर के नाम है। जो हमारा बिजनेस है वो हमारे प्रोपराइटर को, अपने फादर फिगर को, अपने पेरेंट फिगर को उनके नाम से नहीं बुलाता है। ठीक है जी, राजेश जी का जो बिजनेस है वो राजेश जी को कैपिटल और ड्राइंग्स के नाम से बुलाता है, कैपिटल और ड्राइंग्स। तो ध्यान रखिएगा कैपिटल और ड्राइंग्स ये दोनों ही किसी भी बिजनेस के प्रोपराइटर को डिनोट किए जाते हैं, प्रोपराइटर के नाम है। और प्रोपराइटर या तो कोई ह्यूमन बीइंग होगा तो भी पर्सनल में आएगा, और अगर प्रोपराइटर कोई कंपनी है, क्योंकि कंपनी के नीचे भी कंपनी बन जाती है, तो उस केस में भी आर्टिफिशियल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन भी पर्सनल कैटेगरी में आती है। तो जी ये तय हो गया है कि कैपिटल और ड्राइंग दोनों के दोनों हमेशा किस कैटेगरी में आएंगे जी?
पर्सनल कैटेगरी में आएंगे। कैपिटल और ड्राइंग्स ये दोनों ही हमेशा किस कैटेगरी में आएंगे जी? पर्सनल कैटेगरी में आएंगे। ठीक है जी, पर्सनल कैटेगरी में आएंगे। ठीक है जी, और मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि कैपिटल और ड्राइंग वो सामान या वो कैश नहीं होता जो ऑनर ने बिजनेस में लगाया है। ऑनर का खुद का अकाउंट कैपिटल और ऑनर का खुद का अकाउंट कैपिटल और ड्राइंग के नाम से खुलता है। ठीक है जी, कैपिटल भी ऑनर का अकाउंट है और ड्राइंग भी ऑनर का अकाउंट है। बस फर्क सिर्फ इतना है, कैपिटल हम तब खोलते हैं जब वो इन्वेस्ट करता है और ड्राइंग हम तब खोलते हैं जब वो पैसे विदड्रॉ करता है। लेकिन ये दोनों ही अकाउंट प्रोप्राइटर के अकाउंट है और प्रोप्राइटर कोई ह्यूमन बीइंग ही होगा, इसलिए हम इसको पर्सनल कैटेगरी में डालेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं ये क्लियर हो गया होगा पार्ट। एक और पार्ट करवाना है जी, एक और मजेदार पार्ट करवाना है, वो भी अच्छा पार्ट है। चलिए जी, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, परचेजेस और सेल्स ये दोनों आपके हिसाब से किस कैटेगरी में जाएंगे जी? रियल में, नॉमिनल में या पर्सनल में? सोच के बताइएगा जी, परचेज और सेल्स ये दोनों किस कैटेगरी में जाएंगे? रियल में, नॉमिनल में या पर्सनल में? आशिमा जी कह रही है रियल में। ठीक है जी, बहुत खूब। और बताइए जी, किसी का कोई और जवाब है क्या? किरण जी कह रही है नॉमिनल, कुछ एक दो जवाब और आए नॉमिनल के। ठीक है जी, बहुत खूब, अच्छी बात है, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जवाब सही या गलत से मुझे मतलब नहीं है। ठीक है जी, गुड। तो कुछ लोगों ने कहा नॉमिनल और कुछ लोगों ने कहा जी रियल। तो सुनिएगा ध्यान से, परचेज और सेल। अच्छा चलो, इसके लिए भी मैं आपको एक और थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीका यूज करता हूं। अगर मैं आप लोगों से कहूं, एक नहीं, दो नहीं, सभी लोग, जितने लोग राइट नाउ ये क्लास देख रहे हैं, मैं गारंटीड बोल सकता हूं कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आता है। बस प्रॉब्लम क्या है कि वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा एक देसी कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं देसी भाषा में हमें वो कॉन्सेप्ट आता है, हम उसे अकाउंट्स की लैंग्वेज के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और मैं प्रूव कर सकता हूं क्लास में, आप सब ईमानदारी से, मैं प्रूव करता हूं, बाद में आप लोग मुझे ईमानदारी से बताइएगा कि मैं सही बोल रहा था कि गलत बोल रहा था। आप में से जितने कैंडिडेट्स हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड का हो नहीं हो, सबको ये पहले से पता होता है, सब कॉन्शियस में आपको पता है, बस मैं आपको कनेक्ट करवाता हूं जी। ध्यान से सुनिएगा। चलिए, इसको बाद में देखेंगे जी, परचेज, सेल, रियल, नॉमिनल, पर्सनल बाद में देखेंगे। मुझे बताइए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है जी? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि आप अपनी इनकम में से अपने खर्चे घटा देते हैं। मैं ठीक बोल रहा हूं? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंस। सिंपल है जी, कि जो भी भैया हमारी इनकम है उसमें से खर्चे घटा दो तो प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूं। मैंने ये पेन सदर बाजार से 10 रुपए में खरीदा जी। कितने में खरीदा? चलो 10 में नहीं, 7 रुपए में खरीदा। मैंने ये पेन सदर बाजार से 7 रुपए में खरीदा और बेचने के मकसद से खरीदा है जी। इंटेंशन क्या है मेरा? कि मुझे इस पेन को आगे चलकर बेचना है। तो मुझे बताइए, मेरे लिए गुड्स हो गया, और गुड्स जब अपन खरीदते हैं तो मैंने 7 रुपए की परचेजेस की। ठीक है जी, मैंने परचेजेस की 7 रुपए की। अब मैं आपसे बोलूं कि मैंने इस पेन को अपने मोहल्ले में आकर, सदर बाजार से खरीदा 7 रुपए का, अपने मोहल्ले में आके 10 रुपए में बेच दिया जी। ये गुड्स, क्योंकि मैं इसे बेचने के इंटेंशन से ही लाया था, ये मेरे लिए गुड्स है, तो मैंने इसको 10 रुपए में बेच दिया। तो इसका मतलब मैंने सेल की 10 रुपए की। मेरा आप सभी लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? बताइए मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? 3 रुपए। बिल्कुल ठीक है जी, मैंने कमाए 3 रुपए। अब आपने ये 3 रुपए का प्रॉफिट निकाला कैसे? ध्यान से सुनिएगा, मैंने कुछ नहीं कहा, आपने ऑटोमेटिकली इस सेल को इनकम की जगह रख दिया। एक मिनट रुकिए जी, आपने इस सेल को इनकम की जगह रखा होगा और इस परचेजेस को खर्चे की जगह रखा होगा। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं ना, मैंने आपको बताया कि ये इनकम होती है, सेल होती है, परचेज होती है। आपने ऑटोमेटिकली अपनी सेल को क्या मान लिया? इनकम मान लिया, और परचेजेस को क्या मान लिया जी? खर्चा मान लिया। तो मुझे बताइए, सारी के सारे इनकम्स और सारे के सारे एक्सपेंसेस कहां आते हैं? नॉमिनल कैटेगरी में ही तो आते हैं। तो ये आपको पहले से पता था, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, आपको ये जो प्रॉफिट निकालने का देसी कॉन्सेप्ट है ये तो पता है,
लेकिन सेल और परचेज को आप खर्चे और इनकम की तरह कनेक्ट नहीं कर पाते हो, बस ये चीज है। और ये सबके साथ ही होती है, क्योंकि अकाउंट्स की जो शब्दावली है, ये जो वोकैबुलरी अकाउंट्स की, ये हम पहली बार सीख रहे हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं जानबूझ के कोशिश कर रहा हूं कि रूटीन लाइफ के एग्जाम्पल्स जो हैं उनको इनके साथ जोड़ दूं, ताकि आपके लिए इनको समझना आसान हो जाए। किसी भी बिजनेसमैन के लिए, किसी भी दुकानदार के लिए माल खरीद के लाना, दुकान में लाके माल भरना, उसके लिए खर्चा है सर, खर्चा है, कॉस्ट है उसके लिए, कि भैया मैंने इतना रुपया दुकान में लगा दिया। फिर जब कस्टमर आता है और उससे वो सामान खरीदता है, तो वो सेल जो है वो उसके लिए इनकम है। कोई भी सामान जो वो 7 रुपए में लाएगा, 7 रुपए वो लगा कर आया है, ये उसका एक्सपेंस है। और जब उसी सामान को वो 10 रुपए में बेचेगा, तो 10 रुपया उसको रिसीव हो रहा है, ये उसकी इनकम है। इसीलिए बिजनेसमैन के लिए सेल्स जो होती है वो इनकम है, और परचेजेस जो होती है, गुड्स खरीद कर लाना, वो उसके लिए खर्चा है। और सारे के सारे इनकम और एक्सपेंसेस हमने समझा था किस कैटेगरी में जाता है जी? नॉमिनल कैटेगरी में जाता है। इसलिए परचेजेस और सेल्स नॉमिनल कैटेगरी में जाएंगे। आप लोगों को याद होगा जब मैं आपको एसेट्स समझा रहा था, तो एसेट्स के साथ साथ गुड्स का भी जिक्र आया था। और उस समय मैंने आपसे कहा था कि गुड्स रियल में नहीं आएगा, ये बात तय है, क्योंकि रियल में आते हैं सिर्फ और सिर्फ एसेट्स। तो मैंने आपसे बोला था कि आगे चलकर समझेंगे कि गुड्स किस कैटेगरी में जाएगा। तो आज वो पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। गुड्स के जो दो नाम हैं, परचेजेस और सेल्स। गुड्स को खरीदना खर्चा होता है, नॉमिनल कैटेगरी में आता है। गुड्स को बेच पाना हमारे लिए इनकम होता है, सेल्स होता है, वो भी नॉमिनल कैटेगरी में आता है। तो उम्मीद कर रहा हूं सभी लोगों को यहां तक सारा पोर्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताइए जी। बताइए, किसी को भी कोई छोटा मोटा डाउट हो, क्वेरी हो, तो जी आप दिल खोल के बता सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी कि अगर आपका कोई डाउट हो उसे मैं सॉल्व कर सकूं। बताइए जी, आगे बढ़ जाऊं? किरण मैम दोबारा बताना एक बार प्लीज, मेरे को आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं रही। हाँ जी। हाँ वो भी, किरण मैम का डाउट जो है वो ये है कि सर आपने बताया कैपिटल और ड्राइंग ये हमारा आएगा पर्सनल कैटेगरी में, परंतु पर्सनल में भी 3 कैटेगरीज होती हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल तो मैम हमने भी की ही नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। तो मैम पूछना चाह रही है कि ये नेचुरल में आएगा कि आर्टिफिशियल में आएगा। मैम इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स कि कैपिटल और ड्राइंग आप किसके लिए खोल रहे हो। मान लीजिए अगर बात करें मेरे इंस्टीट्यूट और मेरी, तो जी मेरे इंस्टीट्यूट का जो ऑनर है वो एक ह्यूमन बींग है, यानी कि मैं हूं। अगर ह्यूमन बींग है आपका ऑनर, तो आप उसके लिए कैपिटल और ड्राइंग 2 वर्ड्स यूज करेंगे, लेकिन आपका जो ऑनर है वो है तो ह्यूमन बींग, तो जी वो नेचुरल पर्सन में आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा जो ऑनर है वो कोई ह्यूमन बींग नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी, एक ऑर्गेनाइजेशन भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की मालिक हो सकती है। तो उस केस में अगर ऑर्गेनाइजेशन है आपकी मालिक, तो वहां पर आपका कैपिटल और ड्राइंग दोनों आर्टिफिशियल कैटेगरी में आएंगे। देखिए चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो, लेकिन जाएंगे वो हमेशा पर्सनल कैटेगरी में ही। ठीक है जी किरण मैम, क्लियर है? चलिए जी, बहुत खूब। इसके अलावा किसी का और कोई डाउट, कोई भी छोटा मोटा डाउट है? क्योंकि लास्ट 2-5 मिनट है, अगर डाउट नहीं है तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और करवाऊंगा और आज की क्लास रैप अप करेंगे। और कल की क्लास में 100% हम लोग जर्नल एंट्री बनाना शुरू कर देंगे जी। ठीक है जी, फटाफट बताइए किसी का भी कोई और डाउट है क्या? अच्छा, रियल में मैम छोटी मोटी वो नहीं है कैटेगरी, थोड़ी बड़ी कैटेगरी है। मैं रिव्यू दूंगा भी तो आपको इतना जल्दी समझ नहीं आएगा। रियल में सारे के सारे एसेट्स आते हैं, एंड डोंट वरी, ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, आप उसको देख लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज क्लास के बाद फोन पे मैम बातचीत कर लेंगे, मैं आपको वहां समझा दूंगा। ठीक है जी, चलिए। तो एक लास्ट पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन मैं और करवाना चाहता हूँ, लास्ट के 5 मिनट है, इसको अपन यूटिलाइज कर लेते हैं और उसके बाद आज की क्लास रैप अप कर देंगे जी। तो देखिए जी, जब भी किसी बिजनेस का, ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी बिजनेस का किसी पार्टी के साथ, अब पार्टी में कौन आ सकते हैं? कोई भी पर्सनल अकाउंट, चाहे वो एक नेचुरल पर्सन हो, चाहे वो एक नेचुरल पर्सन हो, चाहे वो एक आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे हम किसी ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हो, चाहे हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से डील कर रहे हो, जब भी कोई बिजनेस किसी पार्टी के साथ डील करता है, पार्टी के साथ डील कर रहा होता है, तो हर केस में
पार्टी का अकाउंट खुले ये जरूरी नहीं है जी। पार्टी का अकाउंट कब खुलेगा और कब नहीं खुलेगा ये समझना भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप ये समझ लेंगे तो जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो आपको बड़ी मदद मिलेगी। तो मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल देके। मान लीजिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ऐसा बहुत बार हुआ होगा आपके जीवन में कि आप किसी दुकान पर गए, आपने बोला भाई साहब ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। उसने सारा सामान काउंटर पे लाके रखा, आपने पूछा भैया कितने हुए, उसने बोला कि जी 500 रुपए। आपने उनको 500 रुपए पकड़ाए, सामान उठाया और आप चल दिए। और उस दुकानदार ने आपसे आपका नाम ही नहीं पूछा होगा। ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि नहीं हुआ, बताइए। क्या दुकानदार हमेशा आपसे आपका नाम पूछता ही पूछता है, बताइए, है ना? अगर आपने पैसे दे दिए, सामान ले लिया, दुकानदार आपसे आपका नाम पूछेगा ही नहीं, आप चले जाइए बेशक, ठीक है जी। उसका कारण आप मुझे बताइए। अगर उसको आपका नाम ही नहीं पता तो अब वो आपका अकाउंट खोलकर एंट्री करेगा कैसे? क्या एंट्री करने के लिए उसको आपका नाम नहीं चाहिए? तो वो आपका अकाउंट खोलकर एंट्री करेगा कैसे? हो सकता है आपका जवाब हो सर ये छोटी मोटी दुकानदार कहां एंट्री करते हैं। मैं कहता हूं मान लीजिए वो कर रहा है एंट्री, वो डबल एंट्री सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, फिर भी वो आपसे आपका नाम नहीं पूछेगा। उसका कारण ये है कि जी पार्टी का अकाउंट, किसी भी पर्सनल कैटेगरी का अकाउंट हम केवल तब खोलते हैं, ध्यान से सुनेगा, हम केवल तब खोलते हैं जब हिसाब किताब पेंडिंग हो। अगर हिसाब किताब पेंडिंग है, आप एक काम कीजिएगा, आप ऐसा करना, कभी दुकान पे जाना, बोलना भाई साहब ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, सामान इकट्ठा करना, उठाना और चल पड़ना, बिना पैसे दिए चल पड़ना। वो आपका हाथ पकड़ लेगा, हाँ जी भाई साहब कहाँ, ठीक है जी, भाई कौन हो, कहाँ हो? आप बताएंगे जी मैं तो वहां हूं। अच्छा 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 अच्छा, उनके घर से आए हो क्या? ठीक है जी, ले जाओ। और आपके जाने के बाद वो अपना रजिस्टर खोलेगा। मान लीजिए आपने बोला मैं गुप्ता जी के यहाँ से आया हूँ, रजिस्टर खोलेगा, गुप्ता जी के हिसाब में हिसाब लिख देगा। देखिए जी, पार्टी का नाम हमें तब चाहिए या पार्टी का अकाउंट हम तब खोलते हैं जब हिसाब किताब पेंडिंग रह जाए। अगर मान लीजिए मैंने 500 का सामान लिया और 500 रुपए दे दिए और मैं चल पड़ा, दुकानदार मेरा नाम क्यों लिखेगा अपने रजिस्टर में? ना उसे फ्यूचर में मुझे कुछ देना है, ना उसको फ्यूचर में मुझसे कुछ लेना है, हमारा हिसाब किताब हो गया है फिट्टुस, तो पार्टी का अकाउंट नहीं खोला जाएगा। तो मैं चाहता हूं आप सब लोग इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें कि पार्टी का अकाउंट सिर्फ तब खुलता है जब पार्टी के साथ हिसाब किताब पेंडिंग हो। अगर हिसाब किताब क्लियर होगा तो हम पार्टी का अकाउंट नहीं खोलेंगे, उस केस में पार्टी का अकाउंट नहीं खुलेगा, ठीक है जी। और ये सारी नॉलेज हम यूज करेंगे प्रैक्टिकली। मैं आपको एक एक चीज करके दिखाऊंगा, कब? जर्नल एंट्री जब हम बनाना शुरू करेंगे, यानी कि अगली क्लास में, ठीक है जी। 2 क्लासेस, ये लास्ट 2 क्लासेस में हम सिर्फ नॉलेज जुटा रहे थे अभी तक कि कैसे कैसे हम जर्नल एंट्री का प्रोसेस करेंगे। आज हमने वो सारी नॉलेज, पूरी की पूरी नॉलेज जुटा ली है। अगली क्लास में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं हम लोग जर्नल एंट्री लिखेंगे नहीं, बनाएंगे, क्रिएट करेंगे जर्नल एंट्री। आप मुझे कोई भी ट्रांजैक्शन देना क्लास के अंदर, बुक से नहीं, जो आपका मन करे कि ये ट्रांजैक्शन हो गई सर, इसकी एंट्री कैसे करेंगे, और लाइव में आपको वो सारी ट्रांजैक्शंस बनाकर दिखाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, 1 या 2 क्लास की बात है, उसके बाद आप लोग भी जर्नल एंट्रीज बनाने लग जाएंगे, ठीक है जी। तो आज की क्लास के लिए मेरे पास बस इतना ही था, आज मुझे इतना ही डिलीवर करना था, समय भी हो गया, अगली क्लास है मेरी, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, छुट्टी।